नमस्ते कैसे दीदी। हैं आप सभी? अच्छे में। खूब बढ़िया। नमस्ते दीदी। नमस्ते रेखा बहन जी, नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते मेघा बहन जी। तो आप सभी की अनुमति हो तो हम क्लास शुरू करें? जी सुचित्रा बहन जी, नमस्ते। सुचित्रा बहन जी, नमस्ते। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। नमस्ते सभी को। तो अपन शुरू करें सुचित्रा बहन जी? हेलो। हेलो, हाँ हाँ। हेलो। आवाज आ रही क्या मेरी पूनम हाँ बहन जी? जी। नमस्ते जी सभी जी, को, आ रही है सभी बहन भाई जी। बहन को नमस्ते। तो अपन क्लास शुरू करें सुचित्रा बहन जी? मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ आ रही, अभी आ रही है। अच्छा, ठीक है, सबको नमस्ते। ठीक है। तो हाँ, एक अचल मिनट। बेटा जी, अपन क्लास शुरू करते हैं। और आप आज 40 नंबर पेज से शुरू करना है शायद। जी दीदी, हाँ 40 नंबर से शायद स्टार्ट करेंगे आज अपन। जी, तो वैसे ही चलते हैं पेज वाइज। आप व्यक्तियों के नाम लीजिए जो जो अभी बिल्कुल भी नहीं हुए हैं जिनका, उनसे शुरू करते हैं। और 40 से लेकर 48 पेज तक हम्म, हम हाँ। इसको आज हम लोग पठन ही करेंगे मुख्य रूप से, क्योंकि जिज्ञासा के रूप में अभी किसी का आया नहीं है। तो आज मुख्य रूप से हम पठन करते हैं साथ साथ, और उसके बाद अगर किसी की जिज्ञासा आती है तो उसको लेंगे, नहीं तो फिर आज हम कुछ चर्चा करेंगे, जन चर्चा करेंगे, ताकि हम जीने के रूप में उस वस्तु को और अच्छे से देख पाए। तो चल दीदी बेटा आप मेरा शुरू करिए। एक 40 जी नंबर में मेरे एक छोटा सा एक था, समझने के लिए मैं डाला नहीं था उसमें। ज्यादा थोड़ा सा था तो मैं ग्रुप में दे दूंगा। जी, ठीक है भैया। ठीक, अचल बेटा आप शुरू करिए। तो दीदी मुझे लगता है कि मतलब अभी जितने सभी हैं गोष्ठी में, तो सबने शायद एक एक बार रीडिंग कर ली है। तो कोई बच गए हो तो एक बार वो बता देंगे और वो एक बार रीडिंग कर लेंगे। पहला आपको पेज नंबर 40। नमस्ते सभी को। मैंने अभी तक एक बार भी रीडिंग नहीं की है। हाँ, तो आप ले लीजिए पेज नंबर 40। ठीक है। मेरे पास न्यू बुक नहीं है तो मैं स्क्रीन में देख के रीड करूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। समझदारी की बात। ठीक है, अच्छा बेटा शुरू करिए। जी बुआ जी। समझदारी के बाद जिम्मेदारी आ ही जाती है। जब जिम्मेदारी के पास जाते हैं तो स्वाभाविक रूप में हम परिवार मानव हो जाते हैं, सामाजिक हो जाते हैं। फलस्वरूप हम सार्वभौम होते हुए प्रमाणित होते हैं। इस वैभवशाली परंपरा की आवश्यकता है। आशा के रूप में हर व्यक्ति व्यवस्था चाहता है, आकांक्षा के रूप में भी व्यवस्था चाहता है, हमारे अनुसार इच्छा के रूप में भी व्यवस्था चाहता है। किंतु इच्छा में उसकी वरीयता क्रम नीचे है, इसके ऊपर और बहुत सी चीजें हैं। इसलिए व्यवस्था की तीव्र इच्छा नहीं हो पाती। फलस्वरूप
आदमी समर्पित होने में असमर्थ रहता है। जीव चेतना विधि से मानव विवश हो जाता है। क्या किया जाए? जो तत्काल समझने को तैयार है, उन्हीं को पारंगत बनाया जाए। उन्हीं से शिक्षण संस्थाओं में मानवीय शिक्षा का व्यवहारान्वयन किया जाए। बच्चों में संस्कार डाला जाए। बच्चों में संस्कार डालने से घर परिवार में स्वाभाविक रूप में परिवर्तन होना ही है। इस तरह शिक्षा का मानवीकरण की आवश्यकता है। शिक्षा सार्थक होना ही व्यवस्था दूसरी योजना है। पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था की इकाइयां मानव के लिए पूरक हैं, किंतु मानव उनके लिए पूरक होना विचाराधीन है। उसको पूरा करने की आवश्यकता है, तभी मानव का व्यवस्था में जीने का प्रमाण मिल पाएगा। जागृत जीवन सहज मूल्य है सुख, शांति, संतोष, आनंद। जीवन सहज मूल्य से मानव लक्ष्य सफल होता है। मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय व सहअस्तित्व। मानव लक्ष्य प्रमाणित होता है, जीवन मूल्य प्रमाणित होता है। समाधान बराबर सुख। जहां जहां हम समाधानित रहते हैं, वहां वहां सुख का अनुभव करते हैं। जहां पर समाधानित नहीं है, वहां हम पीड़ित होते हैं। उसके बाद परिवार में हम जीते हैं समाधान, समृद्धि पूर्वक प्रमाणित होने की स्थिति में शांति अनुभव करते हैं। व्यवस्था में जीने के अर्थ में संतोष, आनंद अनुभव करते हैं। अपनी समझदारी को प्रमाणित करने के अर्थ में आनंद अनुभव करते हैं। इस प्रकार इसमें हम सब प्रमाणित हो पाते हैं। तब परंपरा में समझदारी सहज प्रमाण रहेगी। इस क्रम में हम सुख, शांति, संतोष, आनंद को अनुभव करने के योग्य हैं। कंटिन्यू करूं? नहीं, मुझे लगता है कि अपन इस पे कोई प्रश्न है तो वो ले लेते हैं। जी, किन्हीं भी भाई बहनों को इनमें प्रश्न हो तो या जिज्ञासा हो कोई तो। इसके बाद फिक्स रटा हुआ जो पैराग्राफ है वो जीवन अच्छे बल अच्छे शक्ति संपन्न है, ये जो कुछ इसमें 5-6 लाइन है वो अपने को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था। बाकी किसी को पीछे का है तो वो पूछ लेंगे, मेरा ये थोड़ा सा क्लियर नहीं था। तो आगे चलते हैं अगर अचल बेटा जी, है ना? जी ठीक दीदी। है। दीदी, मेरे ख्याल से सभी ने एक एक बार रीडिंग कर ली है तो वापस से क्रम को शुरू कर देते हैं। तो हाँ। कल्पित भैया पेज नंबर 41 ले लेंगे आप क्या? कल्पित भैया, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो पेज नंबर 41 से आप रीडिंग ले लीजिए। हाँ भैया। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भैया। जी जी भैया, आ रही है आपकी आवाज। हाँ भैया, आ रही है। जीवन अच्छे बल अच्छे शक्ति संपन्न है। इस विधि से समाधान के बाद समाधान को प्रकाशित प्रमाणित निरंतर करते ही रहते हैं और जीवन तृप्त बना ही रहता है। जीवन स्थिति में बल व गति में शक्ति है। गति में होने वाली क्रिया एक दूसरे के परस्परता में प्रमाणित होते हैं। स्थिति में रहने पर क्रियाओं का अनुभव होता है। हम जितने भी आस्वादन किए, इससे हम तृप्त हुए कि नहीं, ये हम को पता लगता है। जितना हम तुलन किया, उससे हमको तथ्य मिला कि नहीं। सच्चाई को हम साक्षात्कार अनुभव पूर्वक चिंतन किया, बोध विधि से चिंतन किया, अनुभव किया, इससे तथ्य मिला कि इस बारे में हम निरंतर प्रायोजन के अर्थ में परीक्षण करते रहते हैं। परीक्षण करना ही होगा, करेंगे ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इन पांचों
अवस्थाओं में तृप्ति की कुल मिलाकर सतत सुखी होने का रास्ता बनता है। इसी को सुख, शांति, संतोष, आनंद नाम देते हैं। इन्हीं 5 अवस्थाओं में प्रमाणित होने से मानव का वैभव स्वयं में स्वराज्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। मानव मानवीयता से परिपूर्ण होकर प्रभावित होना ही राज्य का मतलब है। व्यवस्था में जीना ही राज्य है, स्वराज्य है। स्वयं प्रेरित होकर व्यवस्था में जीना ही स्वराज है। इस प्रकार से मानवतापूर्ण आचरण ही इसकी व्याख्या है। स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, व्यवस्था में जो संबंध है उसको सार्थक बनाएगा ही। मानव की जागृति सहज वैभव है। संबंध और मूल्य को सार्थक बनाने के क्रम में ही हम वर्तमान में विश्वास कर पाते हैं। संबंधों को पहचानते नहीं हैं तो वर्तमान में जीते नहीं हैं, तो विगत में जाते हैं, विगत वर्तमान होता नहीं, विगत के साथ जीना बनता नहीं। भविष्य को सोचते हैं, भविष्य भी वर्तमान होता नहीं। इस तरह से आदमी को कहीं ठोर मिलता नहीं, फलस्वरूप भटकता रहता है। भटकना कोई चाहता नहीं है। परंपरा में दिशा और लक्ष्य निर्देश की व्यवस्था है नहीं। हर मानव चेतना, मूल्य, शिक्षा से ही समझदार होकर प्रमाणित परंपरा हो सकता है। हर मानव के आचरण में आ सकता है और मानव तो मूल्यांकित हो पाता है। मानव को समझदारी को सफल बनाना है, यही उसका वैभव है, यही मानव को ऐश्वर्य है। इसी ऐश्वर्य के साथ मानव अपनी परंपरा को निरंतर सुखमय बना सकता है। सभी पशु संसार, जीव संसार, वनस्पति संसार, पदार्थ संसार के साथ संतुलन पूर्वक व्यवहार कर सकता है। उससे जो पूरकता है उसके लिए स्वयं कृतज्ञ होकर उसका सदुपयोग कर सकता है, प्रयोजनशील बन सकता है। ये पूरा हो गया। जी भैया, बहुत ही बढ़िया। तो इन पृष्ठों में कोई प्रश्न हो तो वो अपन ले लेते हैं। ओके, तो कोई अगर जिज्ञासा नहीं है तो अगले पेज की तरफ इसमें मैं बताया, ये जीवन अच्छे बल अच्छे शक्ति संपन्न है। इस विधि से समाधान के बाद समाधान को प्रकाशित, प्रमाणित निरंतर करते ही रहते हैं और जीवन तृप्त बना ही रहता है। जीवन स्थिति में बल व गति में शक्ति है। गति में होने वाली क्रियाएं एक दूसरे के परस्परता में प्रमाणित होते हैं। ये जो कुछ एक लाइन है ना, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था मेरे को। जी, बहुत बढ़िया है कमलेश भैया। तो ये प्रश्न सभा के लिए है, क्योंकि इस पे और किसी का प्रश्न आया नहीं है और ये बहुत ही अच्छा और गहरा प्रश्न है। तो इस पे सभा से मैं चाहूंगी कि आप लोग को जिनको भी स्पष्ट हुआ है, जैसे विकिता बहन जी, रेखा बहन जी, रचिता बेटा, जो लोग अध्ययन कर चुके हैं, उन लोगों में से कोशिश करिए कि आप लोग पहले उत्तर दें। दीदी, हमारे जो सवाल रहते हैं वो पहले हम लोग परिवार में ना उसको आपस में कर लेते हैं, और जो उसके बाद ना हम उसके बारे में वहाँ बात करते हैं। तो पहले हम लोग जो पढ़ते हैं ना, उस समय सब साथ में मिल करके ही उसको, अपनी जिज्ञासा को आपस में मिल करके उसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं, फिर वहां पर आते हैं सवाल लेकर। अच्छा, ठीक है भैया। तो जिनको भी लग रहा है कि इनका उत्तर हम दे सकते हैं, वो इसको कोशिश करिए देने की।
मैं प्रयास करूँ दीदी? हाँ जी, जरूर। जी। तो दीदी जैसे मतलब जैसे भैया हमने पहले ही इस बारे में बात मतलब अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जीवन जो है उसमें अक्षय बल और अक्षय शक्ति है। तो अ, अक्षय बल और अक्षय शक्ति का मतलब है अक्षय जिसे कहते हैं कि जो क्षय नहीं होती, मतलब जो खत्म नहीं होती। तो क्योंकि जीवन जो है वो गठन पूर्ण हो चुका है, तो उसमें जो है मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ की कमी हो रही है। जो मतलब उसकी जो सोच जो आशा, विचार, इच्छा है या वो निरंतर है। तो उसके लिए जो बल और शक्ति है वो अक्षय है। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो कोई चीज़ अगर निरंतर है, तो वो निरंतर में ऐसा नहीं होगा कि एक बार हमने कुछ कर दिया और फिर वो खत्म हो जाएगा। तो समाधान जो है उसके बाद समाधान ही होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं बाबा जी कि इस विधि से समाधान के बाद समाधान को प्रकाशित, प्रमाणित निरंतर करते ही रहते हैं। क्योंकि जीवन निरंतर है, अक्षय शक्ति, अक्षय बल निरंतर है, तो जो प्रमाण मिलेगा, जो समाधान मिलेगा, वो भी निरंतर ही होता रहेगा और उसे प्रकाशित करते रहेंगे और जीवन तृप्त बना रहेगा। तो ऐसा कुछ मैं समझ रहा हूँ निरंतर प्रकाशित और प्रमाणित होने से। और उसके बाद फिर कहते हैं कि जीवन स्थिति में बल व गति में शक्ति है। तो मुझे लगता है कि स्थिति और गति के बारे में तो हमने कई बार बात कर ही ली। तो जैसा मेरी समझ बनी है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अ, मतलब अगली 2 लाइनों में भी बाबा जी ने इसको थोड़ा सा और क्लियर किया ही है कि एक दूसरे की परस्परता में जो चीजें प्रमाणित हो रही हैं, वो गति में होने वाली क्रियाएं हैं। गति में ऐसी वाली क्रियाएं हैं जो कि रहने में दिखती हैं, जो परस्परता में दिखती हैं। और स्थिति में रहने पर क्रियाओं का अनुभव होता है। ये स्थिति वाली जो है वो परस्परता में दिखने की बजाय वो होने के रूप में है, तो उसका अनुभव होता है। तो ऐसा मैं कुछ समझा हूँ इससे। इसमें ना एक लाइन समाधान को प्रकाशित, ये जो दूसरी लाइन में एक ये लाइन है, ये थोड़ा सा समाधान को प्रकाशित वाला जो जी, बहुत सुंदर अचल बेटा। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, ये समाधान को प्रकाशित वाले में मैं जो थोड़ा सा ऐड करना चाह रही थी। बहुत बढ़िया। समाधान को प्रकाशित करना मतलब जितना आपको समाधानित जिस जिस स्थिति के लिए आपके पास समाधान है, वैसी वैसी परिस्थितियां आने पर आप वैसा निर्णय लेते हुए जीते हैं। तो उससे आप अपने समाधान को प्रकाशित कर पाते हैं कि जो परिस्थिति आपके सामने है उस वक्त आप समाधानित हैं कि समस्याग्रस्त हैं। और आप जितने समाधानित रहते हैं उस तरह से आप सुखी रह पाते हैं। तो वो आपके प्रमाण को बताता है, प्रमाण करता है कि हम कितने समझदार हैं। मैं ठीक समझ पाई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और भी कोई समझाना चाहें और व्यवहारिक रूप में, अगर आप लोग ही, है ना, और व्यवहारिकता में और सोचिए। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कमलेश भैया, क्या आप संतुष्ट हो पाए? हाँ दीदी, थोड़ा सा आपके द्वारा भी होता तो ठीक रहता, ऐसा लग रहा ठीक है, लगभग दोनों भाई बहनों ने बहुत अच्छे से बात को रखा है। तो भौतिक रासायनिक जितने भी परमाणु हैं वो अणु बंधन के साथ है, और जब गठन पूर्णता है तो अणु बंधन से वो मुक्त स्थिति है और आशा बंधन से युक्त स्थिति है। इसलिए मनुष्य में सुख की आशा होती है ना। तो आशा का बंधन है हम में, जीवन में, और वो आशा का बंधन निरंतर है, वो कभी खत्म नहीं होता। सुख की आशा से कोई भी मनुष्य वंचित हो जाए एक क्षण के लिए भी, ऐसा हम नहीं देखते हैं। तो ये खुद में हम निरीक्षण कर पाते हैं कि मैं आशा की जो मेरी चाहना है वो निरंतर है, वो कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए इसको अक्षय नाम दिया।
अब बल और शक्ति में जो हमने पहले भी बात की थी, स्थिति और गति में भी बात की कि स्थिति कभी बदलती नहीं है। जैसे अभी तक पदार्थावस्था में भी गति होती है, ये विज्ञान ने नहीं माना है, पर बाबा जी ने ये भी बताया है कि पदार्थावस्था में पहचानने और निर्वाह करने की क्रिया होती है, स्थिति और गति के रूप में। इसी तरह से मनुष्य भी समझने की एक बल है और समझ के अनुसार जीने की एक गति है। तो बल मतलब समझ सकते हैं, है ना, आर पार समझ सकते हैं, और शक्ति मतलब उसकी अभिव्यक्ति, जो समझे हैं उसको अभिव्यक्त कर सकते, प्रमाण दे सकते हैं। इसलिए इसको अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अणुबंधन मुक्त है और आशा बंधन युक्त है। तो इस विधि से, कौन सी विधि से? कि अक्षय बल और शक्ति संपन्न है जीवन, ये जो विधि है, तो इससे क्या होता है? समाधान आने के बाद, आज समाधान है कल नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं होती। ये जीव चेतना की स्थिति है कि अरे मुझे समझ में आया पर मैं बोल नहीं पा रही, मैं जी नहीं पा रही। अच्छा, कल तो वो स्थिति ही नहीं है। समझने के बाद स्थिति संपन्न हो जाते हैं। तो समाधान के बाद समाधान की निरंतरता हो जाती है, जो पीछे भाई बहनों ने भी बताया। समाधान के बाद जो बाबा जी कहते हैं, अभिव्यक्ति में और हम और सुंदर हो जाते हैं, और सरल हो जाते हैं, और सहज हो जाते हैं। पर स्थिति वही है, अनुभव की, विश्वास की, कृतज्ञता की। वो स्थिति, अनुभव की स्थिति, वो नहीं बदलती। इसीलिए पहले भी जो हम पढ़े हैं कि अभिव्यक्ति में बहुत सारी विविधता हमको दिखेगी। आपका अलग अभिव्यक्ति होगा, मेरा अलग होगा, किसी का अलग होगा, पर समाधान रूप में हम सब एक रूप में रहेंगे। समाधान के बाद समाधान की निरंतरता हो जाती है। जैसे हम एक बार साइकिल चलाना सीखते हैं, उसके बाद भूलते नहीं, बार बार उसको चलाते ही रहते हैं, है ना। नहीं भी चला रहे तो भी हम भूलते नहीं। उसी तरीके से समाधान का क्या अर्थ है? क्यों और कैसे का उत्तर होना। तो जब एक बार पता चल गया कि मैं क्यों जी रहा हूं, है ना, संबंध क्यों है, अस्तित्व क्यों है, इसके बाद वो स्थित हो जाता है, वो स्थापित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसका निरंतरता रहता है। कहाँ तक निरंतरता रहता है? हर शरीर यात्रा में निरंतरता रहता है। तो समाधान के बाद समाधान का ही प्रकाश फैलता है, जो जिसके पास है वो ही बांटता है ना। तो वो ही ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में हमारा पहचान उसी प्रकार रहता है। और वही पहचान किस चीज का पहचान है? समाधान का प्रमाण दे रहे हैं कि क्यों और कैसे मुझे पता है और मेरे जीने में भी आता है। क्या प्रमाण है? परिवार व्यवस्था का प्रमाण है, समाज व्यवस्था का प्रमाण है, चारों अवस्थाओं के साथ जीने का प्रमाण है। इस प्रमाण के साथ जीवन होने के रूप में अमर है, पर रहने के रूप में तृप्त नहीं होता है। पर समझने के बाद समाधान की स्थिति के साथ होने के रूप में भी अमर हो गया, और रहने के रूप में भी जीवन अमर हो गया, तृप्त हो गया। क्योंकि होने के रूप में जीवन परमाणु कैसा है? तृप्त परमाणु है, उसमें अंश न जाते हैं न आते हैं। तो कैसा है होने के रूप में? वो तृप्त परमाणु है। पर जब हम जीते हैं ना समझी में, तो तृप्ति हमें मिलती नहीं, समाधान मिलता नहीं। वो ऐसा लगता है केवल सूचना है। तो जीवन तृप्त कैसे बना रहेगा? समाधान की निरंतरता से, प्रमाण की निरंतरता से। आज है वो स्थिति, कल भी है, परसों भी है। तो जीवन स्थिति में बल व गति में शक्ति है ना। तो जीवन में ही नहीं, जितने भी परमाणु हैं उसमें स्थिति गति साथ साथ है। पदार्थावस्था में मुख्य रूप से पहचानने और निर्वाह करने की क्रिया है, स्थिति गति साथ साथ है ना। और जहां पर हम जीवन को देखते हैं, तो जीवावस्था में मानना, पहचानना और निर्वाह करना, ये साथ साथ है। और मनुष्य में जानना, ये स्थिति है, उसके अनुसार में मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये गति है। तो गति मतलब अभिव्यक्ति, प्रमाण, और स्थिति मतलब जो समझ एक बार स्थापित हो गई कि अस्तित्व ऐसा है, निरीक्षण कर लिया, परीक्षण कर लिया, सर्वेक्षण कर लिया, ये ऐसा ही है, आर पार देख लिया। इसको कह रहे हैं गति में होने वाली क्रियाएं,
एक दूसरे के परस्परता में प्रमाणित होती है। तो ये जो गति है, जैसे मुझ में स्थिति बन गई कृतज्ञता की, ये कहाँ प्रमाणित होगी? किसी मनुष्य के साथ ही ना प्रमाणित होगी। अकेले में तो प्रमाणित होने नहीं वाली कि मैं बोलूं कि मैं तो सब समझ गई, ऐसे कभी नहीं होने वाला। ये सहस्तित्व का अध्ययन है और सहस्तित्व रूप में ही इसका प्रमाण होगा। तो कृतज्ञता है तो मैं आपके साथ सौम्यता पूर्वक जीती हूँ। तो गति कैसी है? परस्परता में प्रमाणित होती है, उससे हमारा स्थिति का प्रमाण मिलता है। इसीलिए जब भी जीना है, मनुष्य मनुष्य के साथ या मनुष्य प्रकृति के साथ जीता है, उस गति से अभी हम अपनी स्थिति को आकलन कर पाते हैं। अच्छा, एक दिन तो लगता है हम समझ गए, दूसरे दिन लगता है अरे बच्चों से वही परेशानी, पत्नी से वही परेशानी, वायु के साथ जी नहीं पा रहे, पानी के साथ जी नहीं पा रहे। तो हम अपनी गति से अपनी स्थिति को वर्तमान में चेक करते हैं, और जैसे जैसे नित्य वर्तमान ये हमें समझ में आएगा, वैसे वैसे अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी अभिव्यक्ति है ना, समाज के समझ के अनुसार जो हम गति करेंगे। कृतज्ञता है तो सौम्यता उसका प्रमाण है, विश्वास है तो सौजन्यता उसका प्रमाण है, स्नेह है तो निष्ठा उसका प्रमाण है। तो इसीलिए जीना बहुत जरूरी है। हम पढ़ते रहें और समझ में आ जाए ऐसे नहीं होगा। समझते रहें और जीते रहें सभी संबंधों में, चारों अवस्थाओं के साथ। ये हमारा चेकिंग पॉइंट है, उससे हम समझ की ओर और अग्रसर होते हैं और अपनी स्थिति को और सुदृढ़ बनाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक है कमलेश। हेलो। हाँ हाँ बढ़िया दीदी, वो तो समझ में आया, लेकिन आपने बीच में एक शब्द दिया अणुबंधन, तो मैं इसको सहिता में देख भी रहा हूँ। तो अणु रचना में परमाणु भार का आधार, परमाणु में मध्यांश जी भार बंधन सूत्र से, तो इसको क्या, इसको भी थोड़ा समझना लग रहा था। भैया, जैसे जो भी परमाणु की आगे भी बात होगी, पर हल्के में कोई भी परमाणु है, परमाणु मतलब अंशों का परिवार है ना। जैसे हमारा परिवार है, अनेक व्यक्तियों का परिवार है, ऐसे परमाणु मतलब एक से अनेक अंशों का परिवार। तो ये अंशों का जो परिवार है, इसके कुछ नियम हैं। जैसे अगर दो हो गए तो एक परिवेश बढ़ जाता है, मध्यांश और परिवेश, एक परिवेश। इसी तरीके से अगर एक परमाणु में 8 अंश हो गए तो फिर दूसरा परिवेश बढ़ जाएगा। इस तरीके के उसके नियम हैं। तो अंशों का जैसे जैसे परिवेश बढ़ता है, मान लीजिए पहले परिवेश में 2 अंश है, दूसरे परिवेश में 4 अंश हैं, तो ये जो अंश परिवेश में है, इसको बनाए रखने के लिए जो मध्य में है, मध्य में उतने ही लगभग अंश रहते हैं। मान लीजिए किसी परमाणु में 16 अंश हैं, तो मध्यांश में भी लगभग उतने ही या उससे कम ज्यादा हल्के फुल्के मध्यांश में भी रहते हैं। मध्यांश में जितने अंश होते हैं, उसी की मात्रा से उस परमाणु का भार निश्चित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अणुबंधन है तो वो भार निश्चित है। और जीवन कैसा है? जीवन में मध्यांश में 1 है ना, पहले परिवेश में 2 है, फिर परिवेश में 8 है ना, ऐसे 2, 8, 18, 32 ऐसे करके अंशों की संख्या है। तो जीवन कैसा है? वो परमाणु होते हुए भी भारहीन है। क्यों भारहीन है? क्योंकि मध्य में केवल 1 अंश है। आत्मा में अनुभव और प्रामाणिकता, यही क्रिया होती है, 1 अंश है, इसीलिए वो भारहीन है। बाकी जो परमाणु है वो भार बंधन के साथ है, क्योंकि अणुओं का बंधन है ना। तो मध्यांश में जो जितने अंश होते हैं, उनकी मात्रा से कोई भी परमाणु का, अणु का, पिंड का भार होता है। ठीक है भैया? हाँ ठीक है। सुचित्रा बहन जी, आप इसमें कुछ समझाना चाहें तो? ठीक है पूनम बहन जी, अभी मैं थोड़ा सा और देखना पड़ेगा मेरे को इसको। जो भैया ठीक है। क्वेश्चन किए अणुबंधन को मेन बोले हैं, जैसे आप परमाणु को लेके समझाए, तो थोड़ा सा मैं हाँ देख के फिर इसको बता दूंगी।
जी जी, अगले बात पे ठीक और बता। ठीक ठीक है। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ बेटा। ये ठीक रहेगा। जी दीदी, तो भारती दीदी आप ऑनलाइन हैं तो पेज नंबर 42 आप ले लेंगी। भारती दीदी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी भैया। तो पेज नंबर 42 आप ले लीजिए, और आपके आजू बाजू अगर चंद्रशेखर भैया हो तो उनको भी खींच के ना 43 उनसे पढ़वा दीजिएगा। उन्हीं से पढ़वा दूं क्या? अब पहले आप पढ़ लो, उसके बाद उनसे पढ़वा लेना, वो छुप छुप के पीछे से बैठे रहते हैं। इसमें लिखा हुआ है ना भैया, लिखा हुआ है ना, उसी को पढ़ना है। हाँ दीदी, हाँ जी दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया मैं पढ़ रही हूँ। मानव के साथ तो संबंध मूल्यांकन उभय तृप्ति होती है। तृप्ति हमारा वर है, अतृप्ति हमारा वर नहीं है। हर व्यक्ति तृप्त होने के आसार में समाधान, समृद्धि, वर्तमान में विश्वास और व्यवस्था में जीना, सह अस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। सत्य का स्वरूप इस ढंग से आया, अस्तित्व ही परम सत्य है, निरंतर रहने वाली वस्तु अस्तित्व ही है, और अस्तित्व सह अस्तित्व स्वरूप है। सह अस्तित्व ही निरंतर प्रभावशाली है। फलस्वरूप विकास व जागृति प्रकट होता है, विकास क्रम होता है, विकसित हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं। विकास क्रम में भौतिक रासायनिक वस्तु के रूप में निरंतर कार्यरत है। जीवन कहाँ गया, बहुत ऊपर चला गया क्या? जीवंत हो जाते हैं, विकास क्रम में भौतिक रासायनिक वस्तु के रूप में निरंतर कार्यरत है। जीवन कितनी संख्या होना है, इसका निश्चय भी सह अस्तित्व सहज विधि से आता है, भ्रमित मानव क्रम से आता नहीं। अस्तित्व सम अपनी विधि से चारों अवस्थाओं को प्रकाशित कर चुका है, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। मानव स्वयं को अन्य प्रकृति के साथ पूरक होने के प्रमाण रूप में प्रमाणित कर नहीं पाया, बल्कि उल्टा शोषण करता रहा। शोषण से मानव कैसे सुखी होने की कामना किया, यह सोचने का मुद्दा है। शोषण से सुखी होने के बारे में यह सब राज्य, सब समुदाय, सब धर्म, अधिकांश परिवार सोचते हैं। जहाँ तक राज्य और समुदाय की मान्यता है, शोषण पूर्वक ही सुखी हो जा सकता है। आज तक यही अंतिम बात है, और विज्ञान भी इसका समर्थक है कि संघर्ष और शोषण पूर्वक ही मानव अपने अस्तित्व को बचाए रख सकता है। अस्तित्व से यहाँ मतलब अपनी जाति समुदाय से है। संघर्ष का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस से है। संघर्ष करना ही विकास माना जाता है। जी भैया, हो गया एक चैप्टर। जी एक दीदी, बहुत ही एक सुंदर। एक पेज। तो इस पे प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। जी दीदी, तो अगला प्रश्न, अगला पेज जो है चंद्रशेखर भैया आप ले लीजिए। अच्छा वो चलिए ठीक है। कमलेश भैया अगला प्रश्न, पेज जो है वो आप ले लीजिए, पेज नंबर 43 से। हाँ भैया। संघर्ष करना ही विकास माना जाता है। जो देश ज्यादा युद्ध कर सकता है, ज्यादा व्यापार बुद्धि का उपयोग कर पाते हैं, ज्यादा शोषण कर सकता है, उसे विकसित देश कहा जाता है। जबकि विकसित देश वही है जो जागृति हो गया है, व्यवस्था में है, समाधानित है, समृद्ध है, अपने में विश्वास करता है, स्व अस्तित्व को समझता है। जीवन जीवन को समझने वाला और जीवन अस्तित्व को समझने वाला तरीका भिन्न है। जहाँ तक भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं, इनको हम प्रयोग पूर्वक उपयोगिता के आधार पर पहचान लेते हैं।
उपयोगिता को हम सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के रूप में पहचानते हैं। सामान्य आकांक्षा है आहार, आवास, अलंकार, साधन। महत्वाकांक्षा है दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन। इनमें से अधिकांश भाग तो पहचान लिए गए हैं, उत्पादन भी कर लिए हैं। इसको सर्वसुलभ करने का प्रयत्न भी व्यापार विधि से किए हैं। व्यापार विधि से लाभ की प्रतीक्षा रहती ही है। जीवन का विश्लेषण क्रिया के आधार पर हम यह पहचान पाते हैं कि हमको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। फिर इन आवश्यकताओं को पहचान कर हम उत्पादन करते हैं और समृद्धि का अनुभव करते हैं। जैसे ही हम समृद्धि का अनुभव करते हैं वैसे ही हम व्यवस्था में जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को सर्वप्रथम स्वायत्त बनाने की जरूरत है और उसके बाद परिवार में प्रमाणित होने योग्य प्रवृत्ति और फिर समग्र व्यवस्था में जीने की आवश्यकता है। इन तीनों स्थितियों में प्रमाणित होना मानव का सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्यशाली बनने के लिए मानव की स्फूर्त आवश्यकता ही एकमात्र आधार है। यदि ऐसी आवश्यकता बनती है तो इस प्रस्ताव को मनोयोग्य पूर्वक अध्ययन पूर्वक अपने को प्रमाणित करना सहज है। तो हम समझने की कोशिश किए समझदारी क्या है, समझने वाला कौन है, समझदारी के लिए वस्तु क्या है। समझने वाला वस्तु जीवन ही है। समझने के लिए वस्तु अस्तित्व है, जीवन है एवं मानवतापूर्ण आचरण ही है। अस्तित्व को समझने के क्रम में अस्तित्व के विकास को समझना है। रासायनिक और भौतिक रचना विरचना को समझना है। रासायनिक और भौतिक रचना विरचना पदार्थावस्था और प्राणावस्था के रूप में अस्तित्व में विद्यमान है। ये सभी वस्तुएं एक स्वरूप में होकर दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे कुछ काल पश्चात स्वयं सूखकर मिट्टी बन जाते हैं, इसी का नाम परिवर्तनशीलता है। यह परिवर्तन भौतिक रासायनिक पदार्थों में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी तरह मानव एवं पशु शरीर रचना गर्भाशय में रचित होते हैं एवं कुछ काल पश्चात विरचित होकर मिट्टी, पानी, हवा में परिवर्तित हो जाते हैं। जी भैया, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें कुछ प्रश्न तो अपन ले लेते हैं, कुछ जिज्ञासाएं हो तो। तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। मधु दीदी अगला पेज, सॉरी कुसुम दीदी अगला पेज आप ले लेंगी क्या? दीदी जी भैया मैं लेती हूँ। एक मिनट अचल भाई। दीदी एक ये जो पेज नंबर 43 में दिया है कि जीवन को समझने वाला और जीवन अस्तित्व को समझने वाला तरीका भिन्न है। जी, जीवन और जीवन अस्तित्व दो अलग चीजें बता रहे थे। नीचे आगे पढ़िए ना भैया, उसको स्पष्ट किए हैं। जीवन को समझने वाला और जीवन अस्तित्व को समझने वाला तरीका भिन्न है। तो जीवन जो स्वयं को समझ रहा है जीवन ज्ञान के रूप में और अस्तित्व दर्शन ज्ञान के रूप में, तो उसको आगे ही एक्सप्लेन करे हैं। एक बार आप पढ़िए नीचे। जहाँ तक भौतिक रासायनिक वस्तु है, इनको हम प्रयोग पूर्वक उपयोगिता के आधार पर पहचान लेते हैं। उपयोगिता को हम सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के रूप में पहचानते हैं। सामान्य आकांक्षा है आहार, आवास, अलंकार, साधन। महत्वाकांक्षा है दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन। इनमें से अधिकांश भाग तो पहचान लिए गए हैं, उत्पादन भी कर लिए गए हैं। इसको सर्वसुलभ करने का प्रयत्न भी व्यापार विधि से किए हैं। व्यापार विधि में लाभ की प्रतीक्षा रहती ही है। तो दी जो शारीरिक मतलब थोड़ा सा वो हो रहा है दीदी मुझे इसमें तीन क्रिया की मुख्य रूप से बात है भैया। जब जीवन को समझते हैं तो जीवन क्रिया को समझते हैं, है ना। इसके आगे भी जो आगे की पैराग्राफ में है, जीवन का विश्लेषण क्रिया के आधार पर हम पहचान पाते हैं, है ना।
तो जीवन को जीवन क्रिया से पहचानते हैं और अस्तित्व को मुख्य रूप से यहाँ पर हालांकि वो अस्तित्व का ही भाग है जीवन, पर फिर भी यहाँ पर भौतिक रासायनिक वस्तु, सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा, इसको हम भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया के रूप में पहचानते हैं और उपयोग करते हैं। तो इस तरह से दोनों क्रियाओं की बात है। एक है जीवन क्रिया जो जीवन ज्ञान से हम पाते हैं, जो अस्तित्व का ही एक हिस्सा है। दूसरा जो मानव है वो शरीर भी है और जीवन के संयुक्त रूप में है। तो जो शरीर का भाग है वो भौतिक रासायनिक वस्तु के ज्ञान से उत्पादन पूर्वक प्रयोग करके उसको भी समृद्धि पूर्वक अनुभव किया जा सकता है। तो शरीर की आवश्यकता जीवन से नहीं पूरी की जा सकती, जीवन की आवश्यकता शरीर से नहीं पूरी की जा सकती। दोनों का तरीका भिन्न है, दोनों की आवश्यकताएं भिन्न है। मुख्य रूप से यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है नदी जी। आगे रीड करो। जी दीदी आप आगे। हाँ 44 पेज से पढ़ रही हूँ। इसके बाद समझने वाली वस्तु हमेशा एक सा रहता है। मानव शरीर में समझने वाली वस्तु केवल जीवन ही है। समझने के रूप में अस्तित्व को सह अस्तित्व के रूप में ही समझा गया। सह अस्तित्व के नजरिए में ही संपूर्ण परिस्थिति में हम व्यवस्था पूर्वक जी पाते हैं। व्यवस्था में जीना ही मानव का लक्ष्य है। व्यवस्था में जीना ही सुख है। अव्यवस्था में जीकर जीवन समस्या से पीड़ित होता है। फलस्वरूप समाधान की खोज स्वाभाविक है। जीवन में निरंतर शोध, अनुसंधान, प्रवृत्ति होता है। जीवन ही नहीं, जड़ परमाणु में भी अनुसंधान होता है रहता है। यही परिवर्तन के लिए कारक तत्व है। हर जगह सह अस्तित्व में होने की प्रवृत्ति है। परमाणु अंश भी सह अस्तित्व में होने की प्रवृत्तिवश ही परमाणु के रूप में और परमाणु अणु के रूप में घटित होते रहते हैं। अणु भी इसी प्रवृत्तिवश अणु पिंडों के रूप में घटित होते रहते हैं। इस तरह से अनंत ग्रह गोल अस्तित्व में होने के बाद आदमी को समझ में आती है जड़ प्रकृति में विभिन्नता का मूल रूप परमाणु में निहित परमाणु अंशों का संख्या भेद है। इन विविध वस्तुओं की विविधता के कारण के आधार पर स्थापना और आधार पर ही इनसे रचित रचनाओं में विविधता का होना पाया जाता है। जैसे वनस्पतियों में अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। जिन जिन रचनाओं से रचित वस्तुएं हैं वे अपने स्वाभाविक रूप में अपने स्वरूप में वैभवित है। उसका एक भौतिक प्रयोजन है जो सह अस्तित्व में भागीदारी ही है। रचना के मूल में जो द्रव्य है वे भी सह अस्तित्व में होने की ही महिमा है। इस महिमा के आधार पर संपूर्ण अस्तित्व विद्वान है, प्रमाण है, प्रकाशित है। इस अस्तित्व में ही मानव एक भाग है। सह अस्तित्व में मानव अविभाज्य है। सह अस्तित्व को छोड़कर मानव कहीं भाग नहीं सकता। भागने की जितनी कोशिश किया उतना ही परेशान हुआ। हर आदमी अपने में समाधान चाहता है। उसके लिए हर आदमी शोध करता है। हर आदमी व्यवस्था को शोध करने का अधिकारी है। हर व्यक्ति जब शोध पूर्वक ही जीता है तब इसमें व्यक्ति को कर्म स्वतंत्रता अपने आप समझ में आता है। ये तो पैराग्राफ लंबा है और पढ़ूं। शोध का उद्देश्य स्पष्ट है। जीने का उद्देश्य स्पष्ट है। जीने का उद्देश्य एक ही स्थान पर ध्रुवीकृत होता है कि मानव सुख में से जीना चाहता है। सुखी होने के लिए प्रक्रिया एक ही है। जीवन का उद्देश्य मानव का उद्देश्य संपन्न होना चाहिए। समझदारी से जीवन का उद्देश्य संपन्न होना चाहिए। समझदारी से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। जीवन तृप्त होता है और तृप्त जीवन ही मानव के उद्देश्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व प्रमाण में बनाए रखने की में समर्थ होता है। यही व्यवस्था में जीने का प्रमाण है। व्यवस्था में जीता है, चारों लक्ष्य उपलब्ध रहते हैं। ऐसे मानव परंपरा एक दूसरे के लिए उपकारी होती है। एक दूसरे को समझदार बनाना ही उपकार है। फलस्वरूप
सह अस्तित्व का अर्थ परंपरा रूप में सार्थक हो पाता है। मानव परंपरा में सह अस्तित्व का वर्तमान में बनाए रखना ही व्यवस्था है। सह अस्तित्व के विपरीत जब भी कुछ होता है तो व्यवस्था में गड़बड़ी होती है। मानव कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता बस कुछ भी गड़बड़ कर देता है। जैसा धरती को बहुत तंग किया गया, ये पता नहीं था कि इस गड़बड़ी से क्या परेशानी हो सकती है। जब पता चला तो उसका उपाय ही नहीं रहा। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता बस ही मानव हमेशा शोध अनुसंधान रहता है। शोध और अनुसंधान तभी सार्थक होता है जब वह व्यवस्था के लिए हो, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के लिए ही हो। समझदारी से आदमी स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाता है। जी दीदी, बहुत ही सुंदर। तो थैंक यू। इन पेजों में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो उनको ले लेते हैं हम। दीदी, ये कारक तत्व का मतलब क्या होता है? और एक छोटा सा इसमें भी था, उसके जो अपना 44 पेज है ना, उसमें सेकंड पैराग्राफ का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नौवा, ये नौवे लाइन में है कारक तत्व। और उसके नीचे ना एक छोटी सी एक ये थोड़ा सा दिख रहा था, अणु भी इसी प्रवृत्तिवश अणुपिंडों के रूप में गठित होते रहते हैं। इस तरह से अनंत ग्रह गोल, ये जो लाइन थी ना थोड़ी क्लियर नहीं बैठ रही थी। सॉरी, हेलो, सुचित्रा बहन जी। जी जी, मेरा म्यूट था, मुझे पता ही नहीं चला। सुचित्रा बहन जी नहीं है क्या ग्रुप में? नहीं, शायद वो अभी एग्जिट हो गई। हाँ हाँ, कुछ प्रॉब्लम रही होगी। ठीक बात है। तो जीवन ही नहीं, जल परमाणु में भी अनुसंधान होता रहता है। यही परिवर्तन के लिए कारक तत्व है। तो कारक मतलब कारण। तो ये बाबा जी कह रहे हैं कि ये अनुसंधान जो जीवन में होता रहता है वो क्यों है? क्योंकि ये सहअस्तित्व की प्रवृत्ति है। सहअस्तित्व के कारक मतलब उसका कारण क्या है, क्यों होता है। तो ये सहअस्तित्व में होने की वजह से ये प्रवृत्ति परमाणु अंशों में भी है, परमाणु में भी है और जीवन में भी। तो कारक मतलब कारण, क्यों, है ना। दूसरा, ये अणु परमाणु अंश भी सहअस्तित्व में होने की प्रवृत्ति वश ही परमाणु के रूप में और परमाणु अणु के रूप में गठित होते रहते हैं। तो इस सहअस्तित्व की प्रवृत्ति, सहअस्तित्व की प्रवृत्ति मतलब साथ साथ संबंध को पहचानने की प्रवृत्ति, ये व्यवस्था की प्रवृत्ति है ही। परमाणु अंशों में है, परमाणु में है, इसलिए परमाणु अंश मिलकर परमाणु का रचना करते हैं। अनेक परमाणु मिलकर अणु के रूप में गठित होते रहते हैं और अणु में भी यही सहअस्तित्व की प्रवृत्ति है, संबंध को पहचानते हैं। इसीलिए अणु भी इसी प्रवृत्तिवश अणुपिंड, जैसे हमारे धरती सबसे बड़ी पिंड है ना, इसी अणु पिंडों के रूप में गठित होते रहते हैं। इस तरह से अनंत ग्रह गोल अस्तित्व में होने की बात आदमी को समझ में आती है। तो मूल रूप में यही बात है कि सह अस्तित्व की प्रवृत्ति मतलब व्यवस्था की प्रवृत्ति, संबंध को पहचान कर
है ना, गठन होने की प्रवृत्ति, ये अंशों में, परमाणु में, अणुओं में और पिंडों में इसका प्रमाण रूप हमको ग्रह गोल व्यवस्थित दिखते हैं, कोई किसी से टकराता नहीं। जैसे हमारी पृथ्वी वो अपने ही अक्ष में घूम रही है निरंतर, है ना, चंद्रमा उसके चक्कर काट रहा है निरंतर, और ये दोनों ऐसे ही घूमते घूमते एक बड़ी व्यवस्था, बड़े सूरज के चक्कर काट रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था किस लिए है, इसको कौन करा रहा है? तो इसका कारक तत्व है सह अस्तित्व की प्रवृत्ति। तो अस्तित्व सह अस्तित्व स्वरूप है, इसलिए सह अस्तित्व की प्रवृत्ति हर एक छोटी इकाई में भी है और बड़े पिंड में भी हमको देखने को मिलती है। आंटी जी, मुझे इससे रिलेटेड ये जो लाइन है कि जड़ परमाणु में भी अनुसंधान होता रहता है, यही परिवर्तन के लिए कारक तत्व है, इससे रिलेटेड जो मैं घटना समझ पा रही हूँ, जैसे जब डायनासोर्स थे तो पेड़ों की हाइट 2-3 किलोमीटर की होती थी, और फिर जब डायनासोर्स विलुप्त हुए तो फिर पेड़ों की हाइट भी धीरे धीरे कम हो गई। तो ये भी पदार्थावस्था और जीवावस्था में पहचानना, निर्वाह करना और सहअस्तित्व के अर्थ में है, ऐसा मैं इसको यहाँ जोड़ पा रही हूँ। तो क्या ये ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है रचिता बेटा। इससे और भी गहरी बात है कि देखिए, शोध प्रवृत्ति केवल जीवन में ही नहीं है। जैसे हम जहाँ से प्राणावस्था, एक कोशिका का उत्पत्ति हम देखते हैं, और अगर हम विशाल पेड़ और पेड़ों की प्रजाति को देखते हैं तो कितनी क्रिएटिविटी है ना। और सबसे पूरे जो प्राण कोशिकाओं की जो लास्ट और ब्यूटीफुल क्रिएटिव है वो है ह्यूमन ब्रेन। तो कितना शोध है, कितना क्रिएटिविटी है ना, कि सहअस्तित्व के रूप में, सहअस्तित्व के रूप में कैसे बोले उसको, सहअस्तित्व का, जैसे एक दो बच्चे होते हैं, वो आपस में जब खेलते हैं तो एक ही खेल नहीं खेलते, वो साथ साथ जब संबंध निर्वाह करते हैं तो उनकी बहुत सारी क्रिएटिविटी निकलती है। ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, फिर और बड़े काम करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब हम प्रकृति को देख रहे हैं, प्राणावस्था को देख रहे हैं, हर जड़ परमाणु को देख रहे हैं, तो वो सब आगे बढ़ रहे हैं संगीतमयता के साथ में, और उस आगे बढ़ने में बहुत सारी क्रिएटिविटी हमें दिख रही है, और वो सारी क्रिएटिविटी जो अस्तित्व के लिए पूरक है ना, सहअस्तित्व को प्रकाशित कर रही है, वो सारी क्रिएटिविटी हमें देखने को मिलती है। तो उसी क्रिएटिविटी के चलते मनुष्य समझ सकता है, सबको कुछ समझ सकता है, शोध पूर्वक जी सकता है, वो क्रिएटिविटी वहां से मनुष्य के लिए निकल के आती है। जी, है ना। तो वो तो आपने जो बताया वो एक सर्टन एक पीरियड के बारे में बताया, पर बाबा जी जो बता रहे हैं वो रचना तत्व, पुष्टि तत्व, प्राण कोशिकाओं में उत्सव, है ना, एक कोशिका से बहु कोशिका बनना, बहु कोशिकाओं से कैसे स्वेदज चलने वाला, कैसे अंडज, कैसे पिंडज, और मेधस तंत्र का बनना, और मेधस तंत्र को जीवन संचालित करना, और उसके रोम रोम में सहअस्तित्व के लिए सुख का भास होना, और समझ जाना, और सुख का प्रमाण बन जाना, ये पूरी एक शोध प्रवृत्ति जो अस्तित्व में है उसको बाबा जी इसमें बता रहे हैं। जी, ठीक है। तो आपने जो बोला बहुत बढ़िया बोला, वही है। दीदी, क्या इसको ऐसे भी ले सकते हैं जो बोलते हैं कि जो प्रकृति अपना संतुलन खुद बना लेती है, तो जो अणु है वो अगर वो निरंतर शोध कर रहे हैं और जो परिस्थिति के हिसाब से जो व्यवस्था से कुछ गड़बड़ आ रही है तो उनको वापस वो व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक बात है भैया, बिल्कुल ये कह सकते हैं। एक निश्चित समय तक तो प्रकृति शोध करके उसको पुनः ठीक कर ही लेती है, पर अगर उससे मतलब ज्यादा ही विपरीत परिस्थितियां आ गई तो अन्य प्रकार की कैसे कहें, अन्य प्रकार की स्थितियां होंगी जो शायद मनुष्य के लिए अनुकूल ना हो, पर अस्तित्व के लिए, धरती के लिए अनुकूल होंगी। ठीक है, ठीक है जी। जी दी, हेलो। जी जी। हाँ,
दी अभी जो भैया ने बात कही कि अपने से इसमें जो धरती स्वयं संभल पाती है, क्या ये जो अभी वर्तमान में जो ये कोरोना का है, या इसमें बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि जो वातावरण के लिए ठीक है, और ये क्या ये भी एक प्रोसेस है संभलने की धरती की? जी हाँ, कुदरत से बड़ा कुछ भी नहीं है ना। चाहे जी। मैंने इस बात पे पहले भी किया था कि व्यापक वस्तुओं में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है, और इसीलिए नियम नियंत्रण संतुलन है ही अस्तित्व में। इसीलिए अगर मनुष्य चाहे भी कि भ्रमित स्थिति में लाभ के उन्माद से या भोग के उन्माद से मैं बहुत कुछ करूं, तो भी एक नियंत्रण अस्तित्व में हमेशा उपलब्ध है। तो हो सकता है कहीं किसी की प्रवृत्ति हो भोग की या लाभ की, पर कुदरत उससे बड़ी है। कुदरत मतलब भ्रमित चाहते हुए भी कुदरत से ऊपर अपन है नहीं। जी। है ना। तो हम बहुत कितने भी बढ़िया। वायरस को इंट्रोड्यूस कर लें, कुछ भी कर लें, पर उससे ऊपर कुदरत है। अभी बताइए कितना बाढ़ आ गया वहां पे। अब बाढ़ पर कहाँ बम चलाओगे, किस पे गोली चलाओगे? कुदरत पे तो गोली नहीं चला सकते, है ना। तो इसीलिए नियंत्रण जी। उपलब्ध है। अस्तित्व की व्यवस्था को समझने से यही सबसे, ये जो स्वयं में विश्वास, आप लोगों को अभी 5 सद्गुणों की बात करें, स्वयं में विश्वास यही चीज है। नियंत्रण उपलब्ध है, नियम उपलब्ध है, उसमें जिया जा सकता है, और निरंतर सुख पूर्वक हम इसी शरीर यात्रा में जी सकते हैं। ये स्वयं में विश्वास समझ के साथ हमें स्थापित होता है। ये होता ही है। जी। है ना। ठीक। बहुत एक बढ़िया मिनट, थी। हाँ, एक मिनट पूनम बहन जी। जी। जो मधु दीदी पूछ रही थी ना, उसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे बाबा जी बोले थे कि अगर धरती में छेड़खानी मानव जो है अभी कर रहा है, वो अगर बंद कर दें, जैसे कोई पूछा था क्वेश्चन कि ऐसी धरती को कैसे रोके अपन, तो बोले कि हाँ धरती हाँ। को ठीक करने का कोई प्रोसेस नहीं है। अगर मानव छेड़खानी बंद कर देता है तो धरती स्वयं ही अपने को ठीक कर लेगी, उसमें किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीज मैं भी बताई थी जो लास्ट टाइम में, कि अगर मान लो अपने शरीर से अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि हम अपने शरीर में जैसे चोट लग गया तो डॉक्टर उसको रेस्ट करने के लिए बोलता है, या कुछ भी चीज अपने को बुखार है अपन रेस्ट करते हैं। तो जब हम स्वभाव गति में रहते हैं और कोई चोट को ज्यादा छेड़खानी नहीं करते रहता, तो सहज रूप से ही शरीर हमारा उसको रिपेयरिंग कर लेता है। और अगर अपन बार बार उसी चोट को और चोटिल करते रहे, लगातार चोट पहुंचाते रहे, तो उसको रिपेयरिंग करने में और टाइम लगता है। तो अगर छोड़ दें उसको वैसी का वैसी और ज्यादा अपराध ना करें धरती पर, तो धरती स्वयं ही अपने आप को रिपेयरिंग कर लेती है। जो कोरोना का आप जो बोल रहे थे, वो तो अपन को देखने को मिला ही है कि थोड़े दिन ही मान लो कि अपन ड्रॉप कर दिए, सारा फैक्ट्री बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, सारा चीज रुक गया था, तो धरती कैसे अपने आप को कितना सुंदर करना शुरू कर ही दी थी, वापस फिर से चालू हो गया। तो जब अपन ऐसा अपराध को रोक देते हैं, तो धरती को रिपेयरिंग करने में, अपने को वापस फिर से खूबसूरत बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ये एग्जाम्पल तो दिखने को मिला ही था अपने को। तो बस उसी को जोड़ना था। बाबा जी इसको ऐसा बोले थे कि अगर अपराध को करने से रोक दें तो वापस धरती ठीक कर देगी अपने को। जी। नमस्ते दीदी। मुझे एक चीज नमस्ते। आज ध्यान में आई कि बाबा जी ने लिखा है कि भूमि अगर सख्त हो, है ना, वही जो अभी सुचित्रा दीदी ने भी बोला कि भाई उसको छेड़खानी न किया जाए, तो उससे ये ध्यान में आया कि अगर ये जो एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स और ये सब गिरते हैं, हमने उनको नाम दिया ना एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स, उनके नाम ऐसे, तो ये भी पत्थर के बड़े बड़े, या आप बोलिए ऐसा मेरे ध्यान में आया कि ये क्या फ्रैगमेंटेड प्लैनेट्स कहीं टूट के कहीं कुछ इस तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ये कभी हमारे साथ टकराते नहीं। आज तक कितने भी आए हैं, ये टकराते नहीं है, ये अपनी गति से अपने आप चलते रहते हैं। हाँ, ऐसा थोड़ा सोच में आया आज ये बात। ठीक ठीक। इस पे भी एक वीडियो है बाबा जी का, और इसमें बाबा जी को यही बोलते मैं सुनी हूँ कि ये बाहर से जो धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर वाली ही घटना है सारी, है
हमको ऐसा लगता है कि बाहर के ग्रह गोल से टूटा हुआ चीज है, पर ऐसे बाबा जी बोले हैं कि धरती के वातावरण के अंदर का ही चीज है। ये अच्छा। बाहर से आया, हाँ बिल्कुल। इसको मैं भी सुनी, मैं भी आश्चर्यचकित हुई और अच्छा भी लगा सुन के बहुत। तो इसको भी वीडियो होगा तो मैं आपको खोज के भेजूंगी। बिल्कुल उसमें बाबा बिल्कुल। जी स्पष्ट बोल रहे हैं बहुत अच्छे से। मुझे भी लगा कि ये बाहर से आया हुआ चीज नहीं, क्योंकि मैं ये सोची कि बाहर तो सारे चीज व्यवस्थित अपना घूम रहे हैं, बाहर से कोई चीज क्यों धरती के वातावरण में आएगा गिरने के लिए, क्योंकि सभी सभी का जगह निश्चित है, सभी का ऑर्बिट निश्चित है। तो हम्म ऐसा तो नहीं होना चाहिए ऐसा घटना। तो फिर हम्म वो बाबा जी बोले धरती के वातावरण के अंदर का ही घटना है, बहुत सारी चीज सब मिल करके बन जाते हैं बड़ा टुकड़ा और फिर वो गिरता है। तो इसको बहुत अच्छे से बताएं बाबा जी, वो रिकॉर्डिंग मिलेगा तो मैं आपको भेजूंगी। ठीक है ना, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। मुझे बस वही ठोस धरती के साथ, मतलब उसके साथ हाँ मैंने हाँ। इसको जोड़ा। ठीक है, थैंक यू। ठीक। हेलो दीदी। जी। हाँ। एक है रचना के मूल में जो द्रव्य है वह भी सहअस्तित्व में होने की महिमा है। तो ये जो द्रव्य किसको बोल रहा है, रचना के मूल में द्रव्य? ये लाइन थोड़ा सा मैं म्यूट करती हूँ। कहाँ पे आया है ये, थोड़ा पेज में दिखाएंगे? पेज नंबर हाँ दीदी। 44 में नीचे से चौथी पांचवी लाइन है। हाँ पेज नंबर 44। दीदी वो स्क्रीन पे भी है दीदी। अच्छा। ये मुख्य रूप से जैसे हम पदार्थावस्था से प्राणावस्था देखते हैं, तो प्राणावस्था में रस, रसायन, ये सारी चीजें हम देख पाते हैं। और ये रस में डूबे हुए ही प्राण कोशिकाएं स्पंदन का काम करते हैं, मतलब सांस लेने का, सांस छोड़ने का काम। तो ये रस भी जो हम पहले भी देखे कि जो प्रकटन क्रम है, विकास क्रम है, तो मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, इसके बाद जो प्राणावस्था का क्रम है, तो सहअस्तित्व की महिमा के बारे में ही बात कर रहे हैं कि कैसे संपूर्ण परमाणु, अणु, सभी अवस्थाएं सहअस्तित्व में भागीदारी कर रहे हैं, सहअस्तित्व को प्रकाशित कर रहे हैं। तो इसमें जो मूल द्रव्य मतलब रस को कहा रहे, रस रसायन है ना, वो भी सहअस्तित्व में होने की ही महिमा है। ये पूरा एक उसी को ही बता रहे हैं, प्राण कोशिकाओं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में। आप समझ पा रहे हैं क्या? हाँ जी दीदी, हाँ सुन रही हूँ मैं, है ना? समझ तो रही हूँ। हाँ जी हाँ, दीदी। आप एक पत्थर को तोड़ेंगे तो उसमें कोई आपको रस नहीं दिखता है, पर आप एक भिंडी तोड़ेंगे, पालक तोड़ेंगे, कोई एक तना ही टूटता है तो उसमें एक हमें रस दिखता है ना? तो प्राण कोशिकाओं के लिए रस बहुत जरूरी है। हमारे भी पूरे शरीर में देखें तो रस है ना? वो ब्लड के रूप में, हमारे इवन ब्रेन में है रस। तो ये सारा रस मतलब एक अच्छा। लिक्विड फॉर्म को कह रहे हैं, है ना? तभी तो कोई चीज आ जा जी। पाएगी ना, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए और स्पंदन क्रिया के लिए, सांस लेने सांस छोड़ने की क्रिया, ये इसको बाबा जी एक जगह पवित्र जल नाम दिए, पवित्र रस रसायन। आगे आप इसको और पढ़ेंगे, पवित्र रस, तो ये भी सहअस्तित्व की महिमा है। तो पूरे सहअस्तित्व का कैसे प्रकाशन है अस्तित्व में, उसी को बता रहे हैं। जी, यानी थैंक यू जो दीदी। यानी जो म्यूकस है वो भी सांस को ले जाने के लिए है। मैं म्यूकस नहीं समझती हूँ बहुत अच्छे से इंग्लिश भाषा में। अच्छा, म्यूकस माने जो हमारे नाक में गीलापन रहता है, उसका मुझे हिंदी नहीं आता। जी जी जी, ठीक। ये इसी से आपका मतलब है ना? जी बिल्कुल ठीक बात है। एक प्रकार का तरल पदार्थ है ना, हाँ, तरल है, वो है। बराबर है, ठीक है। हाँ हाँ, वो सहअस्तित्व, ताकि हमारा जो शरीर है उसके जितने अंग अवयव हैं उनमें एक तालमेल बना रहे, तो
उसी के लिए ये सहस्तित्व का ही एक प्रकाशन है, हमारा शरीर भी, पेड़ पौधे भी। बिल्कुल ठीक बात है, यही बात कह रहे हैं। ठीक, थैंक यू। जी। दीदी, जैसे कि मानव के बताया गया कि वो क्रियाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है उसमें, तो जब जब व्यक्ति शोध पूर्वक ही जीता है तब इसमें व्यक्ति को अपनी कर्म स्वतंत्रता अपने आप समझ में आती है। तो क्या जो जड़ परमाणु है वहां भी अनुसंधान हो रहा है, तो उनमें भी क्या दीदी क्रियाशीलता तो है लेकिन कर्म स्वतंत्रता वहां नहीं है, खाली क्रियाशीलता है? जी, वहां पे केवल क्रियाशीलता है। तो वो मतलब उसको व्यवस्था में ही चलना है, बस क्रिया करना है। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है दीदी। कर्म स्वतंत्रता खाली मानव के पास में। जी जी, बिल्कुल। जी जी। तो जैसा हमारा समय हो रहा है, आगे के पन्नों को एक दो व्यक्ति पूरा पढ़ लें, और अगर इसमें कुछ जिज्ञासा बनती है तो उसको ले लेंगे, अगर हल्की रहेगी तो, नहीं तो उन जिज्ञासाओं को हम अगली गोष्ठी में भी ले लेंगे। अचल बेटा जी बताइए, कौन पढ़ेंगे? अचल बेटा जी, आगे कौन पढ़ेंगे? जी दीदी, ये इसके पहले ना एक AR करके है, मुझे पता नहीं भैया जी हैं या दीदी जी हैं, तो जी उनका भी प्रश्न है वो चैट पे आया था। तो एक बार वो अपने प्रश्न को रख देंगे, और मेरे ख्याल से ग्रुप में पहली बार ही जुड़े हैं, तो एक बार वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर देते। जी। आपका नाम AR करके दिखा रहा है, आपने प्रतिभा और व्यक्तित्व के ऊपर प्रश्न पूछा था चैट पे। जी, शायद उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो दीदी आगे बढ़ जाते हैं। जी अगली बार शायद ले लेंगे। तो इसके बाद करुण भैया आप। जी भैया जी, दे रहा हूँ। नमस्ते सभी को। हेलो हेलो। जी जी भैया, जी आवाज भैया, आवाज आ रही। अरे हाँ, इनको सद्गुण कहा जा सकता है। इन सद्गुणों के साथ मानव सामाजिक होता है। समझदारी को प्रमाणित करना ही विद्वता है। विद्वान जो कुछ भी है, अस्तित्व सहज वर्तमान विद्यमान मानव ही होता है। हर एक इकाई में अपने में शोध होता रहता है, लेकिन विद्वता की बात केवल मानव में ही होती है। अभी 4 क्रियाएं मानव में बताई गई: जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। इसमें से पहचानना, निर्वाह करना हर वस्तु में समाहित है। हर वस्तु दूसरी वस्तु को पहचान रही है, तभी निर्वाह कर रही है। एक परमाणु अंश भी दूसरे को पहचानता है, फलस्वरूप वो व्यवस्था में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रह पाते हैं, कार्य कर पाते हैं, फलस्वरूप सह अस्तित्व को प्रमाणित हो पाते हैं। इसी प्रकार अणु से लेकर ग्रह गोल एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। इस ढंग से सभी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था भी एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। इसका प्रमाण भी प्रकृति में पूरक विधि से स्पष्ट होता है। मानव केवल पहचानने और निर्वाह करने से तृप्त नहीं हुआ और इसमें शंकाएं पैदा हुई। मानव के साथ जो क्रियाएं और जुड़ी गई, जानना, मानना, मानव जानने मानव की क्रिया के आधार पर ही पहचानने निर्वाह करने से आश्वस्त होता है। प्रयोजनों का सार्थक का ही जानना मानना होता है। प्रयोजनों को
जानने मानने के क्रम में ही मानव सामाजिक हो पाता है। बिना जाने माने सामाजिक हो नहीं पाता, सह अस्तित्व प्रमाणित होता नहीं है। मानव की बहुत बड़ी दरिद्रता का कारण यह भी है कि जानने मानने का अवसर रहते हुए भी जानना मानना नहीं हुआ। मानव इस स्थिति में स्वयं दरिद्र रहता है और औरों को भी दरिद्र बनाता है। मानव स्वयं अपनी दरिद्रता ही धरती को दरिद्र बनाया है। मैं समझता हूँ जो जानने मानने वाला भाग है उसको प्रखर बनाया जाना चाहिए। हर व्यक्ति में इस प्रखरता की संभावना है, हर व्यक्ति में यह प्रखरता की आवश्यकता है, यह समीचीन है। समझदारी को प्रमाणित करना और परंपरा के रूप में प्रवाहित करना ही विद्या का मतलब है। बहुत ही सुंदर दिया। भैया जी पैराग्राफ हो गया। इसमें और पूरी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद जिज्ञासाओं को लेंगे। हाँ, आगे का मेघा कर ले रही जी। तो इसके बाद मधु, अच्छा मेघा दीदी आप ले लीजिए जी। जी भैया जी। जीवन की क्रियाओं को मूलतः 5 भागों में देख पाते हैं। हर भाग में 2-2 प्रक्रियाएं होती है। स्थिति और आवाज आ रही है ना? स्थिति और गति के रूप में। जैसे हर जीवन में आशा नाम की क्रिया होती है, जिसमें 2 क्रियाएं होती है, चयन और आस्वादन। आस्वादन के लिए क्या चुनते हैं, यह एक चयन क्रिया है। आस्वादन करते हैं, यह भी एक क्रिया है। ये दोनों जहाँ होती है उस भाग का मन नाम है। चयन क्रिया में हमारे आस्वादन के लिए क्या क्या चीज चाहिए, मानव तमाम प्रकार की परिकल्पना किया है और तमाम प्रकार की चीजें इकट्ठा किया है और इकट्ठा करने में संलग्न है। हमने अभी तक सुविधा संग्रह के लिए इकट्ठा किया है। उसका कारण है सुविधा संग्रह के प्रयोजन को जानने मानने के लिए ये हम जितना पीछे रहे हैं, सुविधा संग्रह के लिए उतना ही विवश होते गए हैं। सुविधा संग्रह में कहीं तृप्ति बिंदु नहीं मिला, जबकि इसके व्यवहारिक प्रयोजन को समझने पर समझ आता है कि यह शरीर के पोषण संरक्षण के लिए आवास, आहार, अलंकार, साधन की जरूरत के रूप में है। समाज की गति के लिए दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन की आवश्यकता स्पष्ट होती है। यह सभी चीजें उपलब्ध हो गई है और सुविधा संग्रह के आधार पर मानव तृप्त नहीं हुआ। यह एक भारी विडंबना की बात है। जीवन की और 2 क्रियाओं विश्लेषण और तुलन है। विश्लेषण क्रिया को जीवन अपने बलबूते पर जो कुछ भी हो सकता है करता ही है। तमाम विश्लेषणों में प्रयोजनों को ही पहचानने की बात आती है। प्रयोजन मूलतः समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, पूरक जीकर प्रमाणित करना है। इसके विपरीत ले जाए तो भोग, इसके विपरीत ले जाए तो भोग, अतिभोग, जहां मानव कहीं टिक नहीं पाएगा। अभी विज्ञान निष्कर्ष निकालता है, सभी मानव कुछ देर में मर जाएंगे और धरती नष्ट हो जाएगी। वह हो ही जाना है। धरती की विधि से सोचे तो धरती सर्व समृद्ध होने के पश्चात ही मानव आवास के लायक होने के बाद धरती पर मानव का अवतरण हुआ। मानव को सने सने जीव चेतना क्रम में जागृत होने का अवसर प्रदान किया। मानव जागृत होने के स्थान पर भोग, अतिभोग की ओर अग्रसर हुआ। भोग अतिभोग को दिशा बनाने के कारण मानव सुविधा संग्रह के अंतहीन सिलसिले की ओर अग्रसर हुए। सबकी सुविधा संग्रह की हविष पूरा करने की सामग्री इस धरती में नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं यह हविष आदमी को डुबाएगी। इसलिए सारे सुविधा संग्रह को प्रयोजन सम्मत करना जरूरी है। प्रयोजन सम्मत करते हैं तो शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति ही निकलता है। समाज गति की ओर जाते हैं तो अखंड समाज में भागीदारी करना, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना ही निकलता है। इस प्रवर्तनों में आदमी जीने जाता है, तब समाधान, समृद्धि पूर्वक, सुख शांति संपन्न होकर जीना बनता है।
इस विधि से अस्तित्व में जागृति को प्रमाणित करना ही जीवन का उद्देश्य है। इसमें अद्भुत स्रोत सफलता का आधार यही है कि हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना चाहता है। श्रम, प्रयत्न, व्यवस्था का मूल तत्व भय और प्रलोभन है। जागृति के अंततर मूल्य, मूल्यांकन और उभय तृप्ति को पहचानना, जिसके लिए समझदारी को विकसित करने की आवश्यकता है। जी भैया, हो बहुत गया? जी दीदी, बहुत ही सुंदर। तो इसमें कोई जिज्ञासाएं हैं आप लोगों की? तो समय को देखते हुए, या फिर आप इन जिज्ञासाओं को क्योंकि ये पूरे जीवन क्रियाओं की बात है और आगे पूरा जीवन के स्वरूप पर चर्चा है, तो जीवन की जो जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने की क्रिया है, आस्वादन, चयन, विश्लेषण, तुलन, है ना, और नासमझीवश सुविधा को ही लक्ष्य मानते हुए उसका प्रयोजन नहीं पहचानने से सुविधा का प्रयोजन भी निश्चित है, पोषण, संरक्षण और समाज गति। इस तरीके से बाबा जी ने जीवन क्रियाओं पर पूरा एक ध्यान दिलाया है। तो इन जिज्ञासाओं को हमने पहले कुछ बात रखी थी कि अगर आप अपनी जिज्ञासाएं पहले भेज देंगे तो हम ये रीडिंग को हम उतना नहीं रखेंगे। अगर जिज्ञासाएं हमारे पास पर्याप्त हैं तो उन जिज्ञासाओं पर ही हम फोकस होकर बात करेंगे, और जिज्ञासाएं नहीं आने से हम पठन को प्राथमिक दे देते हैं। तो आप लोग पहले से जिज्ञासाएं भेज दें ताकि उन प्रश्नों को देखते हुए हम समय अनुसार क्या विधि होगी उस क्लास की, उसको हम तय कर पाएंगे। सुचित्रा बहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ ठीक है। मैं ये बोल रही थी कि अभी जैसे कि पूरा पेज कंप्लीट हो गया अपना, है ना? जी। तो इसमें मेरे को लग रहा है कि अगले अगले सेशन में अपन ये जो गुण दिए हुए हैं अपने, सद्गुण जिसको बोल रहे हैं 5, है ना, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, इसको अच्छे से रख देते तो जैसे एक भैया का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, वो भी क्लियर हो जाएगा साथ ही साथ। तो एक एक चीज को बढ़िया से रख सकते हैं अपन ठीक बात 5 है। को, है ना, तो कल इम्पोर्टेंट चीज भी है। जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से इन 5 सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए ही पूरा अध्ययन है ना। तो अपन अगली बार ऐसा करते हैं कि उसी से शुरुआत करते हैं, है ना, और जितनी जिज्ञासाएं आती हैं उनको रखते हैं, और समय मिलने से या तो एक व्यक्ति ही 5 पेजेस का पठन कर ले जो फास्ट रीडिंग हो जाए, ताकि अपन जो जिज्ञासाएं आ रही हैं उसका एक व्यवहारिक और एक तात्विक उत्तर दे पाए, है ना। पठन मेरे ख्याल से हर व्यक्ति तो कर ही रहा होगा। एक बार मैं जानना चाहती हूँ, मैं लंबे समय से सोच रही हूँ, मैं एक एक का नाम ले रही हूँ, है ना, बस 2 मिनट लगेगा। आप लोग कितनी बार पठन करते हैं? हाँ कि नहीं? नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अचल बेटा, आप कितनी बार पठन कर पाते हैं? दीदी 1 से 2 बार। ओके। भारती बहन? कमलेश भैया हाँ कमलेश भैया? हाँ दीदी, 3 बार से 4 बार हो जाता है, अच्छा 3 बार तो हो ही जाता है लगभग जी। अब तरुण भैया? सबके साथ में ही होता है लगभग। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। कौशल जैन भैया? दीदी मैंने पिछली गोष्ठी में भी बोला था मैं नहीं कर पा रहा हूँ पठन, लेकिन कोशिश करता हूँ पूरा, लेकिन नहीं हो पाता है। जी जी जी। कुसुम बहन? मैं 1 बार कर पाती हूँ। जी। मधु बहन? सॉरी, वो स्विच माइक ऑन नहीं था। हाँ दीदी, कभी कभी 2 बार भी हो जाता है, कोई कोई पैरा 3 बार भी हो जाता है, और कोई 1 ही बार रह जाता है। हम लोग ब्रेक बहुत होते हैं, बार बार छूट छूट के हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो ऐसा कोई बात नहीं, होता है। ठीक है। लेकिन 2 बार तो एवरेज में आ जाता है। रचिता बेटा?
शालिनी बहन। हाँ, मेरा एक्चुअली मैं 2-3 जगह पठन कर रही हूँ तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, पर मेरा वैसे चालू है सब कुछ, मतलब। और ये कोशिश करूंगी अभी आज के बाद कि हाँ, जो पढ़ा है उसको दोबारा पढूं, इतनी ये प्रयास जरूर करूँ। मतलब कितने बार आपका पठन हो पाता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मेरा अभी तक एक बार तो लगभग आधी बुक हो चुकी है, एक बार। और अभी मैं वापस 3-4 बार शुरू कर चुकी हूँ। अब कोशिश कर रही हूँ और पढ़ने की प्रॉपरली। जो जी, आप बहुत क्वेश्चन बढ़िया। पूछ रही हैं उसका मेरे पास जवाब नहीं, क्योंकि मैंने नहीं किया वैसा। जी, ठीक है। सुचित्रा बहन जी। हाँ, सभी की बातें सुनकर अध्ययन की आवश्यकता पर ही मुझे लग रहा है पहली बात करने की आवश्यकता है अगली गोष्ठी में, क्योंकि आवश्यकता के साथ ही गंभीरता आ पाएगी, और है ना। और उसी से मतलब बाबा जी एक जगह कहे हैं, मेरे सफल होने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक बात है। इसीलिए सभी का प्रयास, पुरुषार्थ, जो जितना प्रयास करेगा उससे उसी को सफलता मिलेगी। तो अगली गोष्ठी में हम आप लोग सब पन्ने जरूर पढ़िए, और जिज्ञासाओं पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि क्लास में हमारा समय बढ़ रहा है, पर आपको उपलब्धि कुछ हो नहीं पाएगी। तो खैर अभी और मैं समय नहीं लेती हूँ इस पे। सब लोग जितना कर रहे हैं बहुत बढ़िया है ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। शुरुआत में होता ही ऐसा है, हम जब घर में हैं तो घर का एक अलग वातावरण है, उस वातावरण में भी आप 1 घंटा समय निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग आप लोग के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो हमारे साथ चल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप एक स्थिति तक पहुंचे, इसलिए शायद हमारी अपेक्षाएं ज्यादा हैं, इसको बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिए। पर हम अगली गोष्ठी में अध्ययन की आवश्यकता पर एक गंभीर बात करना चाहेंगे, जो आपकी गति के लिए बहुत पूरक होगा, साथ ही में जिनके भी जिज्ञासाएं आएंगी उनको भी लेंगे। ठीक रहेगा सुचित्रा बहन जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहेगा, सही बात है। ठीक है, दीदी एक बात और, ये तो जो ठीक है क्या? मैं बोल रहा था, ये जीवन के 10 क्रिया वाला जो अपना है ना, तो जीवन की 10 क्रिया, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना का ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले भी 1-2 बार समझने का प्रयास किया हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से बैठ नहीं रहा था। तो उसके लिए कोई वीडियो वगैरह होगा तो उसको मेरे को दे देंगे तो ठीक रहेगा, मेरे को लग रहा था। अचल बेटा, आप चंद्रशेखर भैया को बोल के जीवन क्रियाओं के ऊपर जितनी भी वीडियोस होंगी वो आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, मैं डाल दूंगा। एक साधन भैया का बहुत अच्छा वीडियो है, तो वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यही इसी के साथ हम सभा समाप्त करते हैं। ठीक है, सबको नमस्ते। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। सभी को नमस्ते दीदी। नमस्ते, बहुत सभी बहुत को नमस्ते, धन्यवाद। सभी बहन भाइयों को नमस्ते। हाँ, बहुत कृतज्ञ है दी आपके हम।